रात के कोई 1 बजे होंगे कि नईमुद्दीन के कमरे के दरवाजे पर खटखट हुई और एक औरत अंदर दाखिल हुई। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। ये मालिक मकान थी। बुढ़िया औरत, दुबली लंबे कद की, उसके बाल सफेद थे और वो सियाह कपड़े पहने हुए थी। मिस्टर नईम, उसने इधर उधर देखकर कहा, मैं आपसे 1 मिनट के लिए अलहदा बातें करना चाहती हूँ। नईम ने बाजा रोक दिया। कमरे का शोर गुल भी कम हो गया। हर शख्स के चेहरे से उस नौवारिद बुढ़िया के इस तरह से उनके ऐशो इशरत में खलल अंदाज होने की वजह से झुंझलाहट और गुस्सा मालूम होता था। नईम ने बहैसियत मेजबान होने के इस बेलुत्फी को महसूस किया और उसने पुकार कर कहा, सब लोग बदस्तूर बातचीत नाशना जारी रखें, मैं अभी वापस आता हूँ। और ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा जहाँ उसकी लेडी खड़ी हुई थी। ये शैतान की खाला कौन है? यहाँ किस लिए घुसाई? खान साहब ने चिल्लाकर कहा। चिल्लाओ मत खान, लैंड लेडी है, घर से निकाल देगी तो सारी शेखी रखी रह जाएगी। सिंह ने खान साहब से डांट कर कहा, लेकिन वो इतनी पी गए थे कि अपने होश में नहीं थे। मुझे कोई शाला यहाँ से नहीं निकाल सकता, उन्होंने झूम कर कहा, अंग्रेजी में गाली देकर। इतने में किसी ने कमरे में अच्छी तरह रोशनी कर दी और लैंड लेडी ने नाक ऊंची करके सारे गिरोह पर नजर डाली। कोई फर्श पर लेटा हुआ खर्राटे ले रहा था, कोई आग के करीब अपनी माशूका की कमर में हाथ डाले बैठा हुआ था, कोई पर्दों की आड़ में छुपा खड़ा था, कोई इधर था कोई उधर। खान साहब की तरफ बुढ़िया ने घूर कर देखा और वो फौरन दरवाजा खोलकर वापस चली गई। उसके साथ साथ नईम भी बाहर गया। बस दम निकल गया ना? बुढ़िया ने एक नजर डाली कि आपकी बोलती बंद हो गई। सिंह ने खान को चिढ़ाने के लिए कहा। खान साहब गुस्से में आकर खड़े हो गए और कमरे के बीचों बीच लड़खड़ाते हुए पहुंचे और उन्होंने झूम झूम कर चारों तरफ हाथ हिला हिला कर कहा, सिंह साहब फरमाते हैं कि मैं डर के मारे चुप हो गया। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ। कोई मुझको चुप नहीं कर सकता। मैं चैलेंज करता हूँ सबको इस मजमे में। मैं यहाँ खड़ा होकर बातें करना शुरू करता हूँ, कोई घड़ी लेकर बैठ जाए और जितनी देर तक मैं बोलता जाऊं उसे नोट कर ले। अगर कोई साहब मुझसे ज्यादा देर तक बोले तो मैं उनको 1 पाउंड दूंगा और अगर मैं जीतूंगा तो वो मुझे यही रकम दें। जितने लड़के और लड़कियां कमरे में थे वो सब ये सुनकर हंसने लगे। लोग लैंड लेडी के आने को भूल गए और सबने खान साहब की बातें सुनकर ताली बजाना शुरू की। राव ने पुकार कर कहा, है कोई खान के चैलेंज को कबूल करने वाला? सिंह, तुम खान को छेड़ते रहते हो, अब तुम्ही को चाहिए कि उनकी शर्त कबूल करो। अच्छी बात है, सिंह ने कहा, बशर्ते के खान साहब पहले बोलना शुरू करें और जब तक थक ना जाएं और किसी वजह से बोलना ना रोकें। बिल्कुल ठीक, खान साहब आपका चैलेंज कबूल हो गया, शुरू कीजिए। इस वक्त 1:12:12 हुए हैं। आप तैयार हैं? 1 2 3 स्टार्ट। राव घड़ी लेकर खान के पास खड़ा हो गया। लोग चारों तरफ से जमा होकर खान के गिर्द हल्का बांधकर खड़े हो गए। एक तो जरा अच्छी थी मगर दूसरी कमबख्त बुढ़िया खूशट। खान साहब ने अपनी दास्तान शुरू की। अरे वाह, ये किस्सा तो तुम बयान कर चुके हो, अब कुछ और कहो, किसी ने कहा। खान साहब ने मालूम होता था उसकी बात बिल्कुल सुनी ही नहीं। उन्होंने अपनी कहानी जारी रखी। मजबूरी थी, सख्त मजबूरी, आखिरकार दोनों को मुझे खाना खिलाना पड़ा। अब मैं समझा कि बुढ़िया से तो कम से कम निजात मिलेगी, लेकिन यारों खिसकने का वो नाम ही नहीं लेती थी। दूसरी से भी बातें करनी मुश्किल हो गई। मैंने अपने दिल में कहा कि किस रेस्तोरां में खाना खिलाया था? सिंह ने आहिस्ता से पूछ ही लिया। खान साहब बोलते बोलते रुक गए। एक बार की वो गुस्से में सिंह की तरफ मुड़े और उन्होंने चिल्लाकर कहा, शर्त गई ऐसी तैशी में। वल्लाह अगर मैं आज तुमसे ये बात करूं तो मैं पठान का नहीं चमार का नुत्फा हूँ। तुम क्या समझते हो मेरे पास 2 लड़कियों को खाना खिलाने के पैसे नहीं जो ऐसे सवाल करते हो? बड़े आए हैं पूछने वाले, किस रेस्टोरेंट में खाना खिलाया था? तुमसे मतलब? खान साहब खफा होने की शर्त नहीं, यूं आप रईस हैं, 1 पाउंड क्या 10 पाउंड आपके लिए कोई चीज नहीं। देना चाहते हो तो चुप हो जाइए, आपको इख्तियार है। राव ने कहा। चुप होने वाले पर लानत, खान साहब कड़क कर बोले। लेकिन अब उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनसे खड़ा होना मुश्किल था। उनके होशो हवास बिल्कुल दुरुस्त नहीं थे। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर गाना शुरू किया, अजीब फटी फटी सी भयानक आवाज में। काफिर है जो सजदा करे बुत खाना समझ कर, शर रख दिया हमने दरे जाना न समझ कर, दरे जाना न समझ कर। और ये कहते कहते वो धड़ से फर्श पर गिर पड़े। लोग जोर से कहकहा मारकर हंसे, लेकिन खान साहब नीचे पड़े पड़े काफिर है के नारे लगाते रहे।
इतने में किसी ने ग्रामोफोन चला दिया। हंसी, चीख, जोर जोर से गुफ्तगू, नाच, सिगरेट का धुआं। एक दो आदमी कोने में बैठे हुए खामोश, जो इन सब चीजों का तमाशा देख रहे थे। उस लड़की के परेशान बाल, उसकी मुतवाहिश आंखें, उस लड़के की आवाज में लजाजत, उसकी बातों में गुस्सा। महफिल में वो शुरू किसी शगुफ्तगी बाकी नहीं रही थी। रात अब ज्यादा गुजर गई थी और मालूम होता था कि हर शख्स खुश होने की कोशिश कर रहा है। नईमुद्दीन कमरे में वापस आया और उसने फौरन ग्रामोफोन बंद कर दिया। उसके बाद उसने कहा, मेरी लैंडलेडी कहती है कि शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना कल मुझे इस घर को छोड़ देना पड़ेगा। इसके मानी ये है कि हमें अब अपने अपने घर का रास्ता लेना चाहिए। राव ने कहा, तुम तो मेरे करीब ही रहते हो ना, आओ चलो साथ चलेंगे। क्या मैं आपको अपने मोटर में घर पहुंचा सकता हूँ? जरूर, शुक्रिया की आवाजें आने लगी और नईम शीला के पास आया। वो भी अपना कोट पहन रही थी। आप भी जा रही हैं? उसने कहा। शीला ने मुड़कर नईम की तरफ देखा, मगर उसकी बात का कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर तो और ठहरिए, नईम ने फिर कहा। बहुत अच्छा, उसने जवाब दिया और खिड़की के पास जाकर अकेली खड़ी हो गई। नईम अपने मेहमानों को रुखसत करने में मशगूल हो गया। आरिफ और वो लड़की जिसके साथ वो नाच रहा था, एक साथ घर से निकले। कोहरा गायब हो गया था और बिजली की रोशनियां जाड़े की ठंडी हवा में तेजी से चमक रही थीं। सड़क के किनारे दरख्त, जिनकी शाखें पत्तियों से बिल्कुल खाली थीं, चुप खड़े हुए थे। आरिफ को सर्दी मालूम हुई। उसे डर लगा कि कहीं उसे नज़ला न हो जाए। एक गर्म और बंद कमरे से यकबारगी इस तरह खुले में निकल आना अच्छा नहीं। उसे उस हिंदुस्तानी लड़के का ख्याल आया जिसे थोड़े दिन हुए नमूनिया हो गया था, और अगर कहीं उसे भी कुछ इस किस्म की बीमारी हो गई तो उसका सारा करियर चौपट हो जाएगा। मिस्टर आरिफ, हम जा कहाँ रहे हैं? छोटी सी खूबसूरत लड़की ने पूछा और मुस्कुराकर आरिफ की तरफ देखा। ये सवाल सुनकर आरिफ को पूरा यकीन हो गया कि लड़की उन पर रीझ गई। वो उसकी तरफ देखकर एक फातिहाना अंदाज से मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, कहीं चलकर एक एक प्याली कहवा क्यों ना पिया जाए, और फिर उसके बारे में बातें होंगी। देर बहुत हो गई है, लड़की ने कुछ इस लहजे में जवाब दिया जिसमें रजामंदी शामिल मालूम होती थी। लाइंस कॉर्नर हाउस 10-15 मिनट चलकर हम वहां पहुंच सकते हैं। जहां इतनी देर हुई वहां थोड़ी और सही, चलिए भी, आरिफ ने कहा। और ये कहकर उन दोनों ने कॉर्नर हाउस का रास्ता लिया। आरिफ ने अपने दिल में अब तरह तरह के मंसूबे बांधने शुरू किए। उसने सोचा कि कहवा पीने के बाद वो उस लड़की को अपने घर ले जाएगा, लेकिन कैसे, किस तरह से वो इस मजमून पर उससे बातें शुरू करे। यही तो इन मामलों में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। इब्तिदा एक मर्तबा हो जाए फिर तो सारी कार्रवाई सहल है। इब्तिदा यही सबसे अहम बात है। हम 1 घंटे से साथ साथ हैं, लेकिन आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि आप करती क्या हैं? आरिफ ने पूछा। कौन? मैं करती क्या हूँ? लड़की कहकहा मारकर हंसी। अक्सर तो मैं फाका करती हूँ, गो के मेरी शक्ल देखकर किसी को उसका वहमो गुमान तक न होगा। इसके क्या मानी? आरिफ ने ख्याल किया। कपड़े तो इतने शानदार और ऐसी बनी ठनी, देखने में तो लड़की काफी खुशहाल मालूम होती है, और कहती है कि फाका करती है। आरिफ ने उसके साथ हमदर्दी करने की कोशिश की। मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन आप कोई नौकरी क्यों नहीं करती? मिलती ही नहीं, लड़की ने फिर हंसकर कहा। मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, सिनेमा एक्ट्रेस। 3-4 बरस से इसी काम में लगी हुई हूँ, लेकिन महीने में बस 4 या 5 दिन की नौकरी मुझे मिलती है, और वो भी बिल्कुल छोटे छोटे मामूली पार्ट्स करने के लिए। भला किस तरह से मैं इसमें अपनी असली काबिलियत दिखाऊं? मेरे ख्याल में दुनिया के तमाम पेशों से ज्यादा फिल्म एक्टिंग का पेशा मुश्किल है, लेकिन खैर, मुझे कुछ परवाह नहीं। बावजूद इन मुसीबतों के मैंने अपनी जिंदगी को काफी दिलचस्प बना लिया है, और फिर मैं ये कहती हूँ कि परेशान होने से फायदा ही क्या। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, ऐसे ही मेरे जैसे लोग, बेफिक्रे, बेरोजगार। जब हमारे पास बिल्कुल 1 पैसा भी नहीं रह जाता तो हम रात रात भर अपने कमरों में नाच कर गुजार देते हैं। मुझे नाचने का बहुत शौक है, और रंबा तो मुझे बहुत ही पसंद है। मेरा ख्याल है कि रंबा काफी अच्छा नाच लेती हूँ। आपको नाचने का शौक है? उसने आरिफ से यकबारगी पूछा। हाँ जी, मुझे नाचने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे उसकी फुर्सत कम मिलती है, आरिफ ने जवाब दिया। उस लड़की की बातों से उसे कुछ खुशी नहीं हो रही थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि वो किस तरह की बातें उससे करे। वो गरीब थी, लेकिन फिर भी खुश। इसके क्या मानी? भूखी होकर नाचती थी, ये क्या? आप मालूम होता है उस किस्म के लोगों में हैं जो हर वक्त पढ़ने लिखने में मशगूल रहते हैं। आपका कभी जी नहीं घबराता? आप अपनी छुट्टियां कैसे गुजारते हैं? आप फुर्सत के वक्त आखिर क्या करते हैं? लड़की ने पूछा।
اس کے چہرے سے دراصل حیرت اور استعجاب ٹپک رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس قسم کے نوجوان سے کبھی ملی ہی نہیں ہے۔ میں ایک بہت مشکل امتحان کی تیاری کر رہا ہوں، ICS کا امتحان۔ غالباً آپ نے اس کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ ہندوستان کی بہترین نوکری کا امتحان ہے، لیکن خیر آپ کے ساتھ میں ناچنے ضرور چلوں گا، ہفتے میں 1 مرتبہ۔ عارف نے لڑکی کو خوش کر کے گفتگو کا پہلو بدلنے کی کوشش کی، لیکن لڑکی نے اس طرف کچھ توجہ نہیں کی۔ اس نے کہا، ICS یہ کیا چیز ہے؟ اچھا اب میں سمجھی، سول سروس، یہی گورنمنٹ کے دفتروں میں نوکری۔ بچپن میں جہاں رہتی تھی اس کے پاس ایک بڈھا سول سروس کا رہتا تھا، خشک سوکھا سا انسان، اور اسے ہمیشہ بدہضمی کی شکایت رہتی تھی۔ آپ سول سروس میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ مجھے یقین ہے یہ تو بڑی غیر دلچسپ مہمل سی چیز ہے۔ عارف نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ ہندوستان میں سول سروس بالکل دوسری چیز ہے، لیکن اس چھوٹی سی سنیما ایکٹریس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ اس نے ہاں ہوں کچھ اس طرح سے کہا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی دلچسپی عارف میں کم ہوتی جا رہی ہے، اور عارف کی کچھ عجیب کیفیت تھی۔ وہ اتنی دیر جاگنے کی وجہ سے تھک گیا تھا، اب اس کو ان باتوں سے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ کچھ اس لڑکی کی حماقت پر غصہ آ رہا تھا، کچھ اپنی ناکامیابی پر، لیکن اس حسین عورت کے اتنے قریب موجود رہ کر اس کے جذبات مشتعل ہو رہے تھے۔ اس لڑکی کے جسم سے عطر کی ہلکی ہلکی خوشبو، چست کوٹ میں ابھرا ہوا سینہ، اور اس کے لب ذرا موٹے سے مگر دل فریب جیسے رسیلے انگور، اور اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں جو رات کے اندھیرے میں اور زیادہ سیاہ معلوم ہوتی تھیں۔ عارف کو بس انہی چیزوں کا اس وقت احساس تھا، اس کی گفتگو، یہ سڑک، غرض اس طرح کے نوجوان جسم کے علاوہ ہر چیز اسے فضول معلوم ہونے لگی۔ وہ چلتے چلتے برٹش میوزیم کے پیچھے آ گئے۔ ایک طرف لندن یونیورسٹی کی نئی عمارتیں بن رہی تھیں، آدھی بنی ہوئی دیواریں، سیڑھیاں، مچانے اور پتھر اٹھانے والے کرین لکڑی کی چہار دیواری کے اندر سے اور اٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اور چوڑی سی سڑک کے دوسری طرف میوزیم کے اونچے اونچے کھمبے اور نیچے چبوترے پر بیچوں بیچ میں 2 پتھر کے بڑے بڑے شیر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت یہاں بالکل تنہائی تھی۔ عارف نے خیال کیا کہ اب چند منٹ میں وہ کارنر ہاؤس میں پہنچ جائیں گے، اور وہاں پھر تنہائی کہاں۔ اس نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ میں ڈال دیا اور پھر اس کو ذرا دبایا۔ لڑکی نے اسی طرح اس کے ہاتھ کو ذرا سا دبایا۔ اب عارف کو خوشی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ لڑکی اسے پسند نہ کرتی تو کیوں وہ اس بات کی اجازت ہی دیتی کہ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ڈالے، اور پھر یہی نہیں، اس نے اس کے ہاتھ کو دبایا بھی۔ عارف سمجھا کہ اسے پوری کامیابی ہو گئی، لیکن پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں وہ اس سے روپے وصول کرنے کے لیے تو یہ حرکتیں نہیں کر رہی ہے۔ اس کی بات چیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے عارف کچھ زیادہ پسند نہیں۔ پھر یہ ہاتھ دبانا کیسا؟ پھر اسے کچھ اس لڑکی کی غربت پر افسوس ہوا۔ کیا حرج ہے، اس نے اپنے دل میں کہا، اگر اس کی مالی امداد بھی کچھ ہو جائے۔ عورتوں پر تو بہرحال روپیہ خرچ ہوتا ہی ہے، چاہے وہ بیوی ہو یا طوائف یا اس قسم کی کوئی لڑکی۔ عارف کی ہمت اب کچھ اور بڑھی۔ اس نے بڑی محبت کے ساتھ لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، تم کس قدر خوبصورت ہو۔ سچ؟ اس نے یوں ہنس کر کہا جیسے اس پر اس خوشامد کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا، اور اس سے پہلے کہ عارف کچھ کہہ سکے اس نے میوزیم کے شیروں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ذرا ان کو دیکھیے، آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ شیر کتنے بڈھے معلوم ہوتے ہیں، جیسے ان کے منہ میں دانت ہی نہیں، اور یہ یہاں صرف 8-10 برس ہوئے رکھے گئے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، آپ کو ان سے ضرور ملنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیر برٹش امپیریلزم کے زوال اس کے بڑھاپے کی تصویر ہیں۔ ان کے چہرے پر وحشیانہ شان باقی نہیں رہی، بلکہ سانپ کا سا زہریلا پن آ گیا ہے۔ میرے خیال میں وہ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے بھی ان شیروں سے نفرت ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کبھی انہیں اچھی طرح نہیں دیکھا، عارف نے گھبرا کر جواب دیا۔ ان باتوں سے اسے سخت الجھن ہونے لگی۔ پالیٹکس، جہاں جاؤ یہی تذکرہ رہتا ہے۔ اس کا دوست کوئی کمیونسٹ ہوگا، اسی نے یہ بے تکے خیالات اس لڑکی کے دماغ میں بھر دیے ہیں، ورنہ اس سے اور برٹش امپیریلزم سے کیا مطلب۔ اسے ان لوگوں پر سخت غصہ آیا۔ ہر جگہ یہ لوگ گڑبڑ اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ ایک وہ احسان صاحب ہیں جو کسی ہندوستانی طالب علم کو لندن میں چین ہی سے نہیں بیٹھنے دیتے، جو کوئی سرکاری نوکری کا خیال بھی کرے اسے غدار سمجھتے ہیں۔ گاندھی کو سرمایہ داروں کا غلام سمجھتے ہیں۔ جواہر لال تک کو یہ لوگ کمزور سمجھتے ہیں چونکہ وہ نازک موقعوں پر گاندھی ہی کی پیروی کرتا ہے، اور یہاں ولایت میں تو یہ کسی کو اچھا سمجھتے ہی نہیں۔ بالڈون، لارڈ جارج، میک ڈونلڈ، یہ سب سرمایہ داروں کے زر خرید غلام ہیں، اور یہ لوگ کتنے مغرور ہوتے ہیں۔
ایک کمیونسٹ مینیفیسٹو پڑھ کر اپنے کو سب سے بڑا عالم فاضل خیال کرنے لگتے ہیں. ہر چیز پر تانا، ہر شخص کو برا بھلا کہنا، ہر بات میں برائی نکالنا، یہ ہے ان کا کام. ان شعروں میں آخر کون سی برائی ہے؟ لیکن عارف کو ہمت نہیں ہوئی کہ کھلم کھلا اپنے خیالات کا اظہار کرے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی بات کہے جو اس لڑکی کو ناگوار گزرے. لڑکی نے آہستہ سے کہا، اور بات چیت کا سلسلہ پھر بند ہو گیا. عارف کو اب یہ خیال ہوا کہ کسی طرح سے اس لڑکی کو خوش کرنا چاہیے. اس نے کچھ اس لہجے میں کہا تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کی صحبت سے گھبرا سی گئی ہے. تمہارے بال کتنے اچھے ہیں، عارف نے مسکرا کر کہا. دراصل یہ آپ کا خیال ہے، لڑکی نے خشک لہجے میں کہا. اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی. عارف کو پھر گھبراہٹ ہوئی. اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ بس اسی جگہ اس لڑکی کو سینے سے چمٹا لے اور اس کے لبوں کا بوسہ لے. اس کے لب کتنے اچھے معلوم ہو رہے تھے، اور اس کا جسم کیا اس لیے نہیں تھا کہ اسے گود میں لیا جائے؟ بہت ممکن ہے کہ لڑکی خود بھی یہی چاہتی ہو اور اس قسم کی فضول باتوں سے گھبرا رہی ہو. عارف نے تہیہ کر لیا کہ وہ ریستوران میں پہنچ کر قہوہ پیتے وقت ضرور اس لڑکی سے کہے گا کہ وہ اس کے ساتھ گھر چلے، اور پھر عارف کو یقین ہونے لگا کہ وہ ضرور راضی ہو جائے گی. آخر ایکٹریس ہے، اس قسم کی زندگی بسر کرتی ہوگی. اتنے میں وہ چلتے چلتے ٹاٹنہم کورٹ روڈ پر آ گئے. گو کہ رات زیادہ ہو گئی تھی، مگر اس چوراہے پر اس وقت بھی رونق تھی. سینما کی بڑی بڑی دکانیں اور ان کی جگمگاتی ہوئی روشنیاں، لمبے لمبے سیاہ کوٹ پہنے ہوئے پولیس مین، ناچ گھر، کچھ لڑکھڑاتے ہوئے شرابی، کچھ لوگ موٹر بس کے رکنے کی جگہ پر کھڑے ہوئے اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. ایک کونے میں 2-3 اخبار والے کھڑے ہوئے تھے. پیدل چلنے والے تیز قدم چل رہے تھے. سردی زیادہ تھی. لڑکی اور عارف بالکل کارنر ہاؤس کے قریب آ گئے اور اندر داخل ہونے ہی والے تھے کہ لڑکی کی نظر ایک چھوٹے سے اخبار والے پر پڑی جو سڑک کے دوسری طرف کھڑا ہوا تھا. میں اپنے دوست کے لیے ڈیلی ورکر خریدنا چاہتی ہوں، ذرا معاف کیجیے گا. اور یہ کہہ کر وہ لپک کر سڑک کے دوسری طرف چلی گئی. عارف اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا. اب تو اسے بالکل یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی کمیونسٹوں کی صحبت میں رہ کر خراب ہوئی ہے، کیونکہ وہ جو اخبار خریدنے گئی تھی وہ انہی لوگوں کا اخبار تھا. اس کے اشتہار اخبار والے کے پاس دیوار پر لگے ہوئے تھے. بھوکے مزدوروں کا عظیم الشان جلوس، اور اس پر سرخ رنگ کا ہتھوڑے اور ہنسیا کا نشان بھی بنا ہوا تھا. لڑکی کے اس طرح سے یکبارگی ساتھ چھوڑ دینے پر عارف کو غصہ آیا، لیکن 2 منٹ بعد وہ پھر واپس آ گئی. وہ سمجھ گئی کہ عارف اس سے کچھ خفا ہے. معاف کیجیے گا، مگر میرا ایک بہت بڑا دوست ہے جو اس اخبار کو جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے. مجھے خود تو پالیٹکس سے زیادہ دلچسپی نہیں. کچھ مذائقہ نہیں، عارف نے کہا. اس نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اس لڑکی کو ضرور ان برے لوگوں کی صحبت سے بچائے گا. وہ ابھی سے اسے اپنی ملک سمجھنے لگا. اتنے میں ایک بس ان کے سامنے آ کر رکی. لڑکی اسے دیکھتے ہی اچھل پڑی. ارے یہ تو میری بس آ گئی، یہ تو مجھے ٹھیک میرے گھر تک پہنچا دے گی. آپ برا تو نہیں مانیں گے اگر میں ابھی چلی جاؤں؟ اس کے بعد پھر کوئی بس نہیں، آپ کو مجھے ٹیکسی پر گھر پہنچانا پڑتا. آپ کا دام بچے گا. اس نے یہ سب فقرے ایک سانس میں کہے، اور اس سے پہلے کہ عارف اس کی باتوں کا جواب دے سکے وہ لپک کر بس میں سوار ہو گئی. خدا حافظ، اس نے بس کے زینے پر سے مسکرا کر عارف سے کہا. خدا حافظ، عارف نے آہستہ سے جواب دیا. بس روانہ ہو گئی اور وہ اسی جگہ کھڑا رہ گیا. پشیمانی، بے بسی اور غصے نے اس کے سارے تن بدن میں آگ لگا دی. اسے اپنی تنہائی کا اندوہگی احساس ہوا. اس لڑکی کی ہنستی ہوئی صورت بھنور کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتی تھی. اب دوسری عورتوں کی طرف اس کا خیال جاتا بھی نہ تھا، لیکن اس لڑکی سے بات کو بھی ملنے کی کوئی امید نہیں تھی. اس کا پتہ تک نہیں معلوم تھا، اور اب تو یہ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ خود عارف کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں کرتی تھی. تھوڑی دیر تک وہ اسی جگہ ساکت کھڑا رہا، پھر ٹیکسی لے کر اپنے گھر کی طرف سے دھارا. تمہاری باتیں میری بالکل سمجھ میں نہیں آتی، راؤ نے احسان سے کہا. ایک طرف تو تم ان ہندوستانی طالب علموں کی جو یہاں ہیں اتنی برائیاں کرتے ہو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی ذلیل ترین مخلوق ہیں، اور دوسری طرف اس بات کی بھی ان سے توقع کرتے ہو کہ وہ تمہارے ہم خیال ہو جائیں اور اپنے ذاتی فائدے کی باتوں کو چھوڑ کر اپنے ملک اور دنیا کے مسائل کو سمجھیں اور بڑی بڑی تحریکوں میں حصہ لیں. میرے خیال میں یہ حماقت ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بالکل بیکار سی چیز ہیں. ہمارے ذہن میں اب کسی جدت کی طاقت باقی نہیں رہی. ہم ایک راستے پر لگا دیے جاتے ہیں، اسی پر چلنا فخر سمجھتے ہیں. دماغی اور روحانی موت اسی چیز کا نام ہے. کسی ایسی ذہنیت کو ان لوگوں میں ڈھونڈنا جس میں تازگی ہو یا سچائی کے بوجھ کو برداشت کرنے کی طاقت ہو، فضول کوشش ہوگی.
राव और एहसान नईम उद्दीन के घर से निकलकर पैदल ही अपने घर जा रहे थे। वो दोनों एक मकान में रहते थे। तुम्हारी मंतक हमेशा तुम्हें ऐसी महफूज जगह पहुंचा देती है जहां बेकारी और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना ही सबसे ठीक मालूम होता है, एहसान ने जवाब दिया। यहाँ के हिंदुस्तानी तालिबे इल्म हिंदुस्तान के अमीर तबके के नौजवान नुमाइंदे हैं, और ये तबका जरूर ऐसा है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि अब बहैसियत मजमूई इसमें कोई भलाई बाकी नहीं रही। बड़े बड़े राजाओं, नवाबों और रईसों को ले लो, उनकी जात से किसी को क्या फायदा पहुंचता है? उन मुफ्त खोरों को इस बात का भी तो सलीका नहीं कि अपनी दौलत अपने ही ऊपर ठिकाने से खर्च करें। ये तो अय्याशी भी करते हैं तो बदतमीजी के साथ, बेहूदेपन से। दिमाग की जगह इनके सर में गोबर भरा रहता है। सिर्फ एक काम इनको खूब आता है, मुल्क फरोशी, और इस मुबारक काम के लिए ये बड़ी बड़ी कुर्बानियां तक कर सकते हैं। रह गए मुतवस्सित तबके के लोग, उनमें बहुतेरे तो ऐसे हैं जो इन्हीं रईसों के तुफैल से जिंदा हैं, मसलन वकील, बैरिस्टर, या ऐसे लोग जो सरकारी नौकर हैं, या बड़े बड़े पूंजीपति, महाजन, सरमायादार। समझ तो इन लोगों में जरूर होती है, लेकिन इन लोगों के नजदीक इसका मसरफ सिर्फ रुपया जमा करना है। जैसे एक बाजारी औरत रुपये के लिए अपना बदन बेच देती है, ये लोग उसी तरह से अपनी जहनी ताकत का व्यापार करते हैं। यूं तो इन लोगों में बड़ी बड़ी खूबियां हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इनमें खास सिफत इनका बूदापन है। जिस तरह पुराने जमाने में इंसान अपनी जहालत की वजह से हर दरख्त, हर पत्थर में खौफनाक भूतों को छुपा पाते थे, इसी तरह से ये लोग चारों तरफ से अपने को दुश्मनों के नरगे में घिरा पाते हैं। गवर्नमेंट का डर, राजाओं महाराजाओं का डर, मजहब का डर, मुल्ला का डर, बिरहमन का डर एक तरफ, सरकारी नौकर है तो अपने अफसर के सामने ऐसा मिस्कीन बना रहता है जैसे अपने मालिक के सामने दुम दबाए हुए कोई कुत्ता हो, और अपने से नीचे दर्जे वालों के साथ ऐसा बर्ताव करता है जिसमें इंसानियत कहीं छू भी नहीं जाती। डांट डपट घुड़की से कम तो बात ही नहीं करता। वकील, महाजन, सौदागर या सरमायादार तो सबकी यही तमन्ना रहती है कि किस तरह से उसके और सारे साथी मिट जाएं, तबाह हो जाएं, और उनकी सारी दौलत सिमट कर उसके हाथ में पहुंच जाए। और दूसरी तरफ उन तमाम लोगों को अपने से नीचे तबके वालों का डर लगा रहता है। कहीं मजदूर उनके लिए मजदूरी करना ना छोड़ दे, कहीं किसान ये ना कहने लगे कि जमीन उसी की है जो उसको जोतता है, कहीं काया पलट ना हो जाए। ये लोग बार बार अपने दिल को ये कहकर तस्कीन देते हैं कि हिंदुस्तान रूस नहीं है, लेकिन इश्तिराकियत की बढ़ती हुई ताकत इन्हें अब तो एकदम भी चैन से नहीं बैठने देती। हर तरक्की पसंद तहरीक में इन्हें इश्तिराकियत का भूत दिखाई देता है। इन्हीं लोगों के लड़के विलायत तालीम के लिए आते हैं, इनसे भला हमें क्या उम्मीद हो सकती है? यही तो मैं भी कहता हूँ, फिर तुम क्यों खफा होते हो? राव ने पूछा। इस वजह से कि सिर्फ ये कहना काफी नहीं, एहसान ने तेजी से जवाब दिया। हम क्या रोज अपनी आंखों से नहीं देखते कि इन्हीं तबकों से निकले हुए अफराद अपनी जात के और अपने खास गिरोह के फायदे को भुलाकर हिंदुस्तान के मजलूम इंसान की हिमायत ही सिर्फ नहीं करते, बल्कि बिल्कुल उनमें मिल जाते हैं, और अपने तबके की बुज़दिलाना जहनियत को मुतलकन छोड़कर एक ऐसी इनकलाबी जहनियत में डूब जाते हैं जो उनमें आहनी इरादे, फौलादी ताकतें पैदा कर देती है। इसकी वजह यह है कि ये चंद अशखास अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि तारीखी हैसियत से वो अमीर तबका जिसमें कि वो पैदा हुए थे अब अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर चुका है। उसकी मौत का परवाना मिल चुका है, क्योंकि अब उसका वजूद नस्ल इंसानी की तरक्की के रास्ते में हाइल है। लेकिन ये तब्दीली, ये समझ यकबारगी किसी में नहीं पैदा होती, बल्कि बरसों की दिमागी और जिस्मानी मशक्कत का नतीजा होती है। मजदूर की समझ में तो ये बात आसानी से आ जाती है कि उसकी मेहनत का फल उसी को मिलना चाहिए, मगर अमीर आदमी की समझ में इस बात का आना बहुत मुश्किल है। इस वजह से नहीं कि ये कोई बड़ी पेचीदा बात है, बल्कि इस वजह से कि इसमें उसका नुकसान है। लेकिन इस गिरोह के वो इक्के दुक्के लोग जो मेहनत मजदूरी करने वालों के इनकलाबी नजरियों को कबूल करके उस पर अमल करने के लिए भी आमादा होते हैं, ज्यादातर तालिब इल्मों ही के तबके में से निकलते हैं। क्या ये बहुत बड़ी गलती ना होगी अगर हम इस बात की कोशिश भी ना करें कि हम इन तालिब इल्मों को जो हमारे नए ख्यालात को कबूल करने की सलाहियत रखते हैं, वो जिनके दिल मुर्दा नहीं हो चुके हैं और जिनके दिमाग मुअत्तल नहीं और जिनके जिस्म काम करने से नहीं भागते, हम उनको उस रास्ते की तरफ लाने में मदद दें जिधर जिंदगी की रोशनी है, जिधर तकलीफ और मुसीबत और मुश्किल तो जरूर है, लेकिन मौत का घटा टोप अंधेरा नहीं, जिधर हर बेहुदा बेहिसी का नाम खुशी नहीं, बल्कि जिधर मुसर्रत का एक नया एहसास है, कुदरत की अंधी ताकतों को ज़ेर करने की मुसर्रत, इंसानों को बेशऊरी, बदनज़मी और खुद गर्जी की बर्बरियत से निकाल कर एक मुनज़्ज़म, मुहज़्ज़ब और मुतमद्दिन दुनिया बनाने की मुसर्रत,
کام کی مسرت، محنت اور مشقت کی مسرت۔ احسان چپ ہو گیا۔ راؤ نے اس کی باتوں کا کچھ جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں خاموشی کے ساتھ چلتے رہے۔ پھر راؤ نے آہستہ سے کہا، تم کہتے تو ٹھیک ہو، لیکن کیا کیا جائے؟ یہ لوگ تمہاری باتیں تک سننا گوارا نہیں کرتے۔ پھر کیسے ان کے خیالات میں تبدیلی کرو گے؟ یہ طالب علم تو صرف نوکری اور روزگار کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور چند جو تمہاری باتیں سنتے بھی ہیں وہ میری طرح کے ہیں، سنا، سمجھے اور پھر بھول گئے، یا بہت کیا تو لال ٹائی لگا کر کسی سوشلسٹ میٹنگ میں چلے گئے اور ایک دو کتابیں اسی مضمون پر لے کر پڑھ لیں، لیکن ان کی طرز زندگی میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہے؟ کبھی کبھی میرے اپنے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے خیالات سے ہمدردی تو کرتا ہوں، مگر کبھی تمہارے ساتھ ہو کر باقاعدہ کوئی کام نہیں کرتا۔ ایک عجیب طرح کی ذہنی تساہلی سی ہے جو ہم پر چھائی رہتی ہے، جیسے تپے دق جسم کو ہلکی ہلکی آگ میں جلا کر آخرکار اسے بالکل خاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں آتما کا بھی ایک روگ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ ہماری روح کو بے حس کر کے اسے بالکل مردہ کر دیتا ہے۔ خیر یہی بہت ہے کہ تمہیں احساس تو ہے کہ اس قسم کی کوئی بیماری ہوتی بھی ہے۔ نفرت کے قابل تو وہ لوگ ہیں جنہیں اس کا احساس تک نہیں۔ ان لوگوں میں یہی احساس باقی ہوتا تو پھر ہم انہیں مردہ ہی کیوں کہتے؟ اعظم نے اپنے کمرے میں پہنچ کر گیس جلائی، ٹوپی اتار کر پلنگ پر پھینکی اور بغیر اوور کوٹ اتارے آتش دان کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے کوئی چیز اچھی طرح دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ایک طرف دیوار پر کتابوں کی چھوٹی سی الماری، اس کے نیچے میز، ایک دو کرسیاں، کونے میں پلنگ، کمرہ بالکل چھوٹا سا، اور میز کرسی اسباب سے بالکل بھرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس تاریکی میں اعظم کو ان گلیوں کا خیال آیا، ہندوستان کے شہروں کی گلیاں، دلی، لکھنؤ، بنارس، جن میں رات کو بالکل تاریکی رہتی ہے یا جہاں روشنی بہت کم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ بڑی رات گئے وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ چوک جا رہا تھا۔ بالکل اندھیرا تھا، نالیوں میں سے بو آ رہی تھی۔ چلتے چلتے ایک طرف روشنی دکھائی دی جو ایک کوٹری کے دروازے میں سے آ رہی تھی۔ ادھر جو نظر پڑی تو دیکھا کہ دو بڈھے ایک تخت پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے جسم پر سوائے چھوٹی چھوٹی تہمدوں کے اور کچھ بھی نہیں۔ سفید داڑیاں، گردنیں جھکی ہوئی، اور ان کے سامنے شطرنج بچھی ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ اتنے بڑے شہر میں صرف یہ دو بڈھے اس وقت جاگ رہے تھے، اور ان کی لالٹین کے سوا شہر کی باقی روشنیاں گل ہو چکی تھیں۔ اعظم اور اس کا دوست ذرا دیر کے لیے وہاں رک گئے، لیکن ان دو بڈھوں نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس وقت اعظم کو ان دونوں کا خیال کر کے کچھ خوشی ہوئی۔ یہ کس بات کی خوشی تھی؟ ایک پرانی یاد جس پر وقت کی منو خاک پڑی ہوئی تھی، اس وقت کیوں اس کے ذہن میں جاگ اٹھی؟ پھر اسے اپنے دوست کا خیال آیا جو اس کے ساتھ تھا۔ اسے 3 برس سے اس کی خبر نہیں معلوم ہوئی تھی۔ بی اے پاس کرنے کے بعد اس نے نوکری کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کا نام تھا بشمبر۔ اس کی شادی تو اسی وقت ہو گئی تھی۔ اب اس کے بچے بھی ہوں گے، شاید دیہات میں کہیں وہ رہتا ہوگا۔ اس کے پاس LLB تک پڑھنے کے روپے نہیں تھے۔ بشمبر کے بیوی اور بچے ضرور تکلیف میں ہوں گے۔ آج کل بے روزگاری کتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرا انجام کیا ہوگا؟ میں اپنے امتحان بھی پاس کر لوں گا یا نہیں؟ اور اگر پاس ہو بھی گیا تو پھر اس کے بعد نوکری بھی ملے گی یا نہیں؟ اور جو لوگ گولی سے مارے گئے ان کے بیوی بچوں کا کیا حشر ہوگا؟ اعظم کو اپنی چھوٹی بہن کا خیال آیا جس کا سن کوئی 12 برس کا تھا۔ اس ہفتے گھر سے اس کا خط آیا تھا جس میں لکھا تھا، ہم سب کو آپ کے آنے کا بڑا انتظار ہے، اب جلدی سے آ جائیے۔ امی بھی ہر وقت آپ کی کامیابی کی دعا کیا کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کے لیے انہوں نے بڑی اچھی سی دلہن چنی ہے۔ اس خط کو پڑھ کر بھی اسے گھر جانے کی بالکل خواہش نہیں ہوئی۔ اپنے بوڑھے ماں باپ، اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں سے ملنا تو وہ ضرور چاہتا تھا، لیکن اس کے دل میں امتحان میں کامیاب ہو کر جلدی سے گھر واپس جانے کی وہ امنگ جو شروع میں تھی اب باقی نہیں رہی تھی۔ امی نے میرے لیے اچھی سی دلہن چنی ہے۔ اسے اس خیال پر ہنسی آئی۔ کیوں نہیں؟ آخر ہندوستان ہی میں کیا، تمام دنیا میں سینکڑوں برس سے یہی ہوتا چلا آیا ہے۔ ہر چیز یہاں بازار کے لیے ہے۔ میں بھی وہی کیوں نہ کروں جو سب کرتے ہیں، لیکن محبت، عشق، اس کی بھی کوئی جگہ ہمارے تمدن میں ہے؟ اس کا خیال پھر آج شام کے واقعات کی طرف گیا اور پھر اسے اپنی محبت کی ابتدا یاد آئی۔ کیا ایسی چیز کا نام محبت ہے؟ پہلے روز جب وہ جین سے ملا تھا اور ان دونوں نے ایک ساتھ دعوت میں کھانا کھایا تھا، وہاں 15-20 آدمی، مرد اور عورتیں اور بھی تھے، لیکن اس کی نظروں میں بس یہی ایک لڑکی سما گئی تھی۔
फिर उसके कई दिन बाद जब वो पहली मर्तबा यहाँ आई थी, यही कमरा था, इसी कुर्सी पर वो बैठी थी। फिर मैंने उसे अपनी गोद में लेकर प्यार किया था। उसके बाद उसे और दिन और रातें याद आने लगी। उसने कोशिश की कि वो किसी दूसरी बात का ख्याल करे। गुज़िश्ता खुशियों की याद बहुत तकलीफदेह हो सकती है। वो यकबारगी उठ खड़ा हुआ और बिजली का बटन दबाकर कमरे में रोशनी की। उसकी नजर आईने पर पड़ी। कद्दे आदम आईना जो अलमारी के पट पर लगा हुआ था। उसने अपनी सूरत पर नजर डाली। उसकी दाढ़ी जरा बढ़ आई थी और उसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के थे। वो आईने की तरफ से मुड़ गया और उसने कपड़े उतारने शुरू किए। अगर जेन इस वक्त मेरे साथ आ गई होती तो क्या अच्छा होता। तोबा तोबा, कोशिश भी करता हूँ फिर भी उसका ख्याल आ ही जाता है। आज वो कितनी अच्छी मालूम हो रही थी, लेकिन मुझे क्या। अरे ये जिंदगी कितनी दूभर मालूम हो रही है। किसी तरह से मेरी तबीयत किसी तरफ और माइल हो जाती। पेरिस। लोग कहते हैं कि इंसान पेरिस में दुनिया के सब गम गलत कर सकता है। गलती, इत्तेफाक। गलती और इत्तेफाक, यही दो रास्ते हमेशा मुसीबत और रंज की मंजिल तक पहुंचाते हैं। मगर मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। उसने शब ख्वाबी के कपड़े पहन लिए। उसे थकावट मालूम हो रही थी। उसने एक अंगड़ाई ली, बिजली की रोशनी बंद की और कूद कर बिस्तर में घुस गया। चादर उसे बर्फ की तरह ठंडी मालूम हुई। वो सर्दी से कांपने लगा, लेकिन जरा देर में बिस्तर गर्म हो गया और उसने पैरों को फैलाकर करवट बदली। आज शाम को रसल स्क्वायर के स्टेशन पर मुझे कितनी सर्दी खानी पड़ी और जिल्लत भी मेरी हुई। वो तो खैरियत हुई कि राव मुझे मिला। अगर कोई और होता तो क्या होता। जेन। आज मैं उसके साथ नाचा तो जरूर, मगर वो खुशी जो मुझे शुरू शुरू में उससे मिलने से हुई थी, नहीं हुई। खुशी, असली बहिश्त वो है जिसे हम खो चुके। ये किसका कौल है? फ्रांसीसी नॉवेल नवीस। इरादा, कोशिश, समझदारी, जिद्दोजहद, ये सब महज लफ्ज हैं, इस तरह के जिनका ताल्लुक मुस्तकबिल से है और इसलिए फजूल है। लेकिन गुज़श्ता की याद भी कुछ मुसर्रत नहीं पहुंचाती। यादें क्या हैं? असलियत से कितनी मुख्तलिफ होती हैं। खुशी का एक मौका और फिर थोड़े दिनों बाद उसकी याद, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, फिर भी एक हैं। अकेला होना भी इस दुनिया में कितना बुरा है। काश के जेन इस वक्त मेरे साथ होती। आखिर क्यों चली गई? पेरिस। अगर इस वक्त मैं वहां होता तो अच्छा होता। वही औरतें जो उस मर्तबा देखी थी होती। मैं भी उस जमाने में क्या अहमक था। 100 फ्रांक बिल्कुल मुफ्त में खर्च कर डाले। बिल्कुल बेरहना औरतें। उनमें से एक ने मेरा हाथ थामकर अपने सीने पर रख लिया था। फिर मैं वहां से भाग आया। तारीख गली सी थी और दरवाजे पर सुर्ख लैंप लगा हुआ था। राव कहता है कि फ्रांस मुफ्त में बदनाम है। बुराई कहाँ नहीं। फ्रांसीसियों में हाँ रियाकारी औरों से कम होती है। मुझे नहीं मालूम। जेन, तुम यहाँ कहाँ? तुम और पेरिस। आज तुम्हें मेरे पास आने की छुट्टी कैसे मिल गई? क्या मेरी अम्मी जान के डर की वजह से तुम मेरे पास नहीं आती थी? बेवकूफ लड़की, मेरे पास बहुत रुपये हैं। मैं अपने वालिदैन का मोहताज नहीं। तुमने कपड़े क्यों उतार डाले? तुम्हें सर्दी नहीं लगती? आओ, शतरंज खेलोगी मेरे साथ? ये बाजा कितने जोरों में बज रहा है। मुझे पसंद नहीं। अब तुम वापस तो ना जाओगी? यहीं रुक जाओ। अब कभी मेरे पास से ना जाना। ये मेरी छोटी बहन है, इससे तो मिल लो। शीला और नईम कमरे में अकेले रह गए। झूठे गिलास, खाली बोतलें, पिए हुए सिगरेट के टुकड़े और खाक से भरी हुई खाकदानियां, रकाबियां, बाज खाली और बाज में रोटी और बिस्किट के टूटे हुए टुकड़े इधर उधर बेतरतीबी से पड़ी हुई थीं। ग्रामोफोन बजना शुरू हो गया था, मगर वो भी एक मेज पर खुला रखा था। उसके चारों तरफ मेज और कुर्सी पर रिकॉर्ड बिखरे पड़े थे। आतिशदान में आग करीब करीब बुझने वाली थी। कमरे में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था और हवा भारी मालूम होती थी। नईम ने शीला से कहा, आप तशरीफ रखिए। शीला खिड़की के पास थी। नईम भी उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। अगर आपको जहमत ना हो तो इन पर्दों को खिसकाकर खिड़कियों को खोल दीजिए। इस कमरे में ताज़ा हवा की जरूरत है। नईम ने खिड़कियां खोल दी और नीचे सड़क पर एक नजर डाली। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। वो खिड़की से सर निकाले जरा देर के लिए वहीं खड़ा रह गया। शीला भी उसके करीब आकर बाहर झांकने लगी। आसमान साफ हो चला था और सामने के मकानों की छत के ऊपर से आधा चांद दिखाई दे रहा था। जर्द सा चांद जिसकी रोशनी जमीन तक आते आते गायब हो जाती थी। शीला ने कहा, लंदन में चांद कितना बुरा मालूम होता है। यहाँ चांद तो दिखाई देता है, मगर चांदनी कभी नहीं होती। नईम ने कुछ जवाब नहीं दिया।
इतने में नीचे सड़क पर एक टैक्सी गुजरी और बराबर के मकान के सामने आकर रुक गई। उसमें से एक औरत और एक मर्द बाहर निकले। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाकर लबों का बोसा लिया। उसके बाद औरत दौड़कर मकान के अंदर चली गई और मर्द टैक्सी में बैठकर रवाना हो गया। सड़क पर फिर खामोशी छा गई। शीला और नईम खिड़की से हटकर आतिशदान के करीब आ गए। नईम एक कुर्सी पर बैठ गया। शीला आग के पास खड़ी रही। मुझे अब घर जाना चाहिए, शीला ने कहा। बैठिए, जरा देर तो बैठिए, नईम ने कुछ सख्ती कुछ लजाजत से कहा। शीला कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे से थकावट मालूम हो रही थी। वो बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, आज की पार्टी भी क्या पार्टी थी। उम्मीद है कि आपकी तबीयत न घबरा गई होगी। अजीब अजीब किस्म के आदमी जमा थे। जी नहीं, मेरी तबीयत तो बिल्कुल नहीं घबराई, बल्कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन अब मैं कुछ थक सी गई हूँ। देर तो बहुत हो गई है। आप दिल में कहती होंगी कि आखिर मैंने क्यों आपको इसरार करके रोक लिया है। सब चले गए और आपको भी नींद आती है, लेकिन मालूम नहीं क्यों मेरी न सिर्फ नींद ही उड़ गई है, बल्कि यूं मालूम होता है जैसे मेरे दिलो दिमाग में एक तूफान बरपा है। जिस तरह हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बरसात में तूफान आता है, काली काली घटाएं जब घिर आती हैं और रात को और अंधेरी कर देती हैं, और उस अंधेरे में बार बार बिजली जब चमक उठती है और आसमान इस सिरे से उस सिरे तक कांप उठता है। नईम चुप हो गया और उसने सर उठाकर शीला की तरफ देखा। नईम, बराए मेहरबानी मुझसे इस किस्म की बातें मत करो। शीला का चेहरा उस वक्त गम की तस्वीर मालूम हो रहा था। क्यों? इस वजह से कि तुम मुझे बहुत अच्छे मालूम होते हो, मगर मुझे किसी और से मोहब्बत है। उसने बड़ी धीमी आवाज में अपनी बातचीत को जारी रखा। वो भी एक हिंदुस्तानी तालिबे इल्म था और हमें एक दूसरे से मोहब्बत थी। नईम के दिल में अजीब हैजान बरपा था। मोहब्बत, हमदर्दी, रश्क के जज्बात उसे इतना ज्यादा परेशान कर रहे थे कि वो मबहूत सा हो गया। वो चाहता था कि किसी तरह अपने को भूल जाए, किसी तरह अपनी ख्वाहिशों, नाउम्मीदियों और गम के तूफान से बचे। वो था कौन? तुम मुझसे कब मिली और अब वो कहाँ है? नईम ने शीला से बेसाख्ता पूछा। शीला ने नईम की तरफ देखा, फिर वो कुर्सी पर लेट सी गई। या खुदा, मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगी? 1.5 बरस हो गए, पहले खत आते थे, अब वो भी नहीं, और अब दुनिया में कोई शख्स भी नहीं जिससे मैं उसके बारे में बातें कर सकूं। तुम पूछते हो वो कौन था? सुनो, ये कई साल का वाकया है। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में एक नीली झील के किनारे छोटी सी बस्ती थी, जिसमें कुल मिला जुलाकर कोई 25-30 घर रहे होंगे। क्या मैं उसे भूल सकती हूँ? गर्मियों के दिन थे, जुलाई का महीना, और कितना खुशगवार मौसम था। धूप चांदनी सी निकली हुई थी और आसमां गहरे नीले रंग का था। बादल के छोटे छोटे सफेद टुकड़े रुई के गालों की तरह आहिस्ता आहिस्ता उड़ रहे थे। दूर के पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ सफेद दूध की तरह चमक रही थी। कहीं कहीं बादल के टुकड़ों ने, जो सफेद भेड़ के गल्लों की तरह पहाड़ियों के दामन से चिपके हुए थे, बर्फ को छुपा लिया था। ऊंची ऊंची चोटियों के नीचे गहरी वादियां दिखाई दे रही थी, जिन पर साया छाया हुआ था। मैं कॉफी के सायबान में अकेली बैठी चाय पी रही थी। करीब ही एक हिंदुस्तानी लड़का बैठा हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर उन दिलकश पहाड़ों और उन पर धूप छांव के नजारों की तरफ देखने लगी। 2 मिनट बाद वो उठकर चला गया। हाँ, जाते वक्त मुझ पर भी उसने एक नजर डाली। मैंने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। हमारी पहली मुलाकात, ये इत्तेफाक हमारी जिंदगी में कैसे होते हैं, और फिर इनकी वजह से हमारी जिंदगी की रफ्तार और रुख क्यों बदल जाते हैं। उसके बाद 2 दिन गुजर गए, उसका कहीं पता न था। सिर्फ उसके घने सियाह बाल, बड़ी आंखें, पतले होंठ और छोटी सी नाक, और उसके चेहरे का वो रंग, धूप में जला हुआ तांबे का सा। ये मेरे दिमाग में कभी कभी चक्कर लगा जाते, एक धुंधली सी याद जो कभी कभी चमक उठे, और बस। तीसरे दिन मैं झील के किनारे घूम रही थी। यकबारगी सामने से मैंने उसे आता हुआ देखा। मुझे देखकर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और गर्दन हिलाई। क्या मुझे उसने सलाम किया? मैं घबरा गई। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। वो तेजी से चलता हुआ मेरे पास से निकल गया। उसके बाद मैंने महसूस किया कि मैंने सख्त बदतमीजी की। इसी वजह से हिंदुस्तानी हमसे नफरत करते हैं। उसने मुझे सलाम किया और मैंने बजाय जवाब देने के मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। मैं सोचने लगी, किस तरह इसकी तलाफी करूं। इतनी छोटी बात है, अगर उससे मुलाकात हो और मैं उससे माफी मांगूं, तब भी बुरा मालूम होगा।
घबराहट में इंसान से कैसी कैसी हिमाकतें हो जाती हैं, और अब वो मुझसे जरा सी बात की वजह से नफरत करने लगेगा। उसी दिन शाम को मैंने उसे फिर देखा। खाना खाने के बाद मैं अपने छोटे से होटल से निकलकर अकेली खड़ी बर्फ के पहाड़ों की तरफ देख रही थी। सूरज डूब चुका था और आसमान रोशनी की सधा रंगीनियों में डूबा हुआ था। सफेद बर्फ पर भी सुर्खी छाई हुई थी। मैंने महसूस किया कि मेरे करीब कोई शख्स आकर खड़ा हो गया। मैंने मुड़कर एक नजर डाली। वही लड़का। क्या अभी तक मुझसे खफा तो नहीं? थोड़ी देर बाद मैंने कहा, कितना अच्छा मंजर है। हाँ, कितना अच्छा मंजर है, उसने कहा। मेरी समझ में नहीं आता था कि इस जवाब का क्या मतलब निकालूं। कहीं वो मेरा मजाक तो नहीं कर रहा था, कहीं उसने तंजिया तो मेरे ही फिक्रे को नहीं दोहरा दिया, या शायद उसने अपनी असली राय का इजहार किया था। शायद वो मुझसे खफा नहीं, शायद वो दिन की बात भूल गया था। आप इसी होटल में रहती हैं ना? मैं आपको कई दिन से देख रहा हूँ, उसने मुझसे कहा। मैं खुश हो गई। मुझे उसके अंग्रेजी लहजे पर कुछ हंसी आई। जी हाँ, मैं 3 दिन से यहाँ ठहरी हूँ। मैंने भी आपको कई बार इधर उधर देखा था, मैंने जवाब दिया। इसके बाद हमारे दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। हम यूं बातें करने लगे जैसे कि एक दूसरे को मुद्दतों से जानते हैं। उसने मुझे बताया कि वो लंदन में डॉक्टरी पढ़ता है और ये उसकी पढ़ाई का आखिरी साल है। आइंदा साल वो घर वापस चला जाएगा। वो स्विट्जरलैंड के उस छोटे से गांव में 1 महीने के लिए आया है। वो बंगाल का रहने वाला है। उसका नाम पॉल है, हीरन पॉल। मैंने भी उसको अपना नाम बताया और कहा कि मैं भी स्विट्जरलैंड में छुट्टियां गुजारने के लिए आई हूँ। रात को मैं एक कहवा खाने में गई। हमारे गांव का कहवा खाना, रेस्तुरां, नाच घर, सब कुछ वही था। एक लंबा सा नीची छत का कमरा, जिसकी लकड़ी की छत और लकड़ी के फर्श से खुशगवार खुशबू सी आई थी। चारों तरफ मेजें पड़ी हुई थी, उनके गिर्द 3-3, 4-4 कुर्सियां, और एक तरफ जरा से ऊंचे हिस्से पर एक पियानो और एक ढोल और एक वायलिन बजाने वाला। बाजा बज रहा था। इधर उधर लोग बैठे हुए थे। तमाम यूरोप की जबानें वहां सुनने में आ रही थीं। मजमा बहुत था। करीब करीब तमाम जगहें भरी हुई थीं। एक कोने में जगह खाली थी। वहां जाकर मैं बैठ गई और कहवा पीने लगी। थोड़ी देर बाद हिरन को मैंने दाखिल होते देखा। उसने इधर उधर जगह ढूंढने के लिए नजर डाली। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं भी उस वक्त उसकी तरफ देख रही थी। हमारी नजरें मिली और वो फौरन मेरी मेज के करीब आया और बगैर इजाजत मांगे एक कुर्सी खींचकर मेरे करीब आकर बैठ गया। उसकी ये बेतकल्लुफी मुझे बुरी मालूम हुई या नहीं, इसका मुझे आज तक पता नहीं, लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसे इतना नजदीक पाया तो मैं तहजीब के उन छोटे छोटे उसूलों को भूल सी गई। हम वहां घंटों बैठे बातें करते रहे। वक्त तेजी से गुजर गया, बहुत तेजी से। हमारी मेज से थोड़े ही फासले पर एक अंग्रेज बैठा हुआ था। लाल मुंह, छोटी छोटी बारीक मूछें। उसकी सूरत से मालूम होता था कि वो मुझे एक हिंदुस्तानी लड़के के साथ बैठा हुआ देखकर जामे से बाहर हुआ जा रहा है, लेकिन मैंने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। हिरन ने भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। उस रात मुझसे हिरन से क्या बातें हुई मुझे अच्छी तरह याद नहीं। शायद दुनिया का कोई मजमून ऐसा ना रहा हो जिस पर हमने बहस ना की हो। मुझे सिर्फ ये खूब याद है कि मैंने 2-1 ऐसी बातें की थी जिसे कहकर मुझे खुद बात को शर्म आई, लेकिन मैं बेसोचे समझे बोलती चली जाती थी। हिरन बार बार मुझसे सवाल करता, मेरे जवाबों का जवाब देता, कभी मुझ पर हंसता, कभी मेरी गलती सही करता। कभी कभी मैं अगर उससे मुत्तफिक होती तो सिर्फ उसका जवाब सुनने के लिए उसे बीच में टोक देती या उसकी बातों को गलत साबित करने की कोशिश करती। फौरन उसकी भवें तन कर ऊपर उठती, उसकी आंखों में बिजली सी चमक आ जाती, उसकी आवाज में तेजी, गर्मी, इन्हिमाक आ जाता। जब वो यूं बोलता था तो मैं मुश्किल से उसकी बातों को सुनती थी। मैं उसकी तरफ टकटकी बांध कर देखती रह जाती। वो भी बात करते करते रुक जाता और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता। उस दिन रात को मैं पलंग पर लेटे लेटे देर तक उस बातचीत के मजे लिया की। बार बार हिरन की आवाज मेरे कानों में आ जाती और उसकी हंसी, उसकी सियाह आंखों की चमक, उसकी मुस्कुराहट मेरी आंखों के सामने फिरती। मेरा दिल अजीब किस्म की मुसर्रत से भरा हुआ था। इसके बाद हम दोनों एक साथ टहलने जाते, एक साथ टेनिस खेलते, झील में नहाते और साथ साथ खाना खाते। हिरन और मैं दोनों उस गांव में किसी और को नहीं जानते थे। हर वक्त के इस तरह के साथ से हम दोनों एक दूसरे को यूं जान गए जिसमें लोगों को आमतौर से महीनों लग जाते हैं। मुझे उसकी हर बात पसंद आने लगी। मैंने अपने दिल में यह सोचा कि उससे ज्यादा अच्छे आदमी से मैं आज तक नहीं मिली। मेरी नजरों में वो सबसे ज्यादा दिलचस्प, दिलकश
قابل پسند انسان تھا۔ مجھے یاد ہے انہی خیالات کا اظہار میں نے ایک خط میں کیا تھا جو انہی دنوں میں نے اپنی ایک دوست ڈورس کو لکھا تھا، اور اس نے جواب میں لکھا تھا، شیلا تم عشق میں مبتلا ہو گئی، خبردار یہ موسم سرما ہے، اور اس زمانے میں جوانی کا خون کبھی کبھی سر پر چڑھ کر ہمیں پاگل بنا دیتا ہے۔ میں تم کو پاگل ہونے سے نہیں روکتی، یہ تو ہمارا حق ہے، لیکن یہ مت بھولنا کہ تمہارا جنون ممکن ہے دیر پا ہو، ممکن ہے وہ تمہاری تمام زندگی کو بنا دے یا بگاڑ دے۔ ڈورس کا خط ملنے کے بعد بار بار میں نے خود سے سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ میرا دل اس لڑکے پر آ گیا؟ اسے میں پسند کرتی ہوں، اسے میں باتیں کرنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن عشق، محبت، کیا اسی کو عشق کہتے ہیں؟ کیا یہی محبت ہے؟ وہ دن بھی کیسے تھے؟ مجھے کسی چیز کی فکر نہیں تھی، میری اپنی ایک دنیا سب سے الگ تھی، اور اس جادو کے حلقے سے نکلنے کا خیال بھی میرے دل میں نہیں آتا تھا۔ پھر وہ رات جب میں اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی اس سے باتیں کر رہی تھی، کافی گرم تھی، اس نے کھڑکی کھول دی، باہر بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی، بجلی کی ایک دو روشنیاں سڑک پر پتیوں کی آڑ میں سے دکھائی دے رہی تھیں، درختوں کے خاموش دھندلے خاکے پہاڑوں پر نظر آ رہے تھے، اور پہاڑ خود ایک سیاہی کا انبار معلوم ہوتے تھے، مگر آسمان بالکل صاف تھا اور اس پر سینکڑوں ہزاروں ستارے جگمگا رہے تھے۔ شیلا چپ ہو گئی، نعیم بھی کچھ نہیں بولا، وہ سوچ رہا تھا میں کیا کہوں، انسان کی قسمت میں یہ جگر خراشی، یہ کوفت آخر کیوں لکھی ہے؟ میں کروں کیا؟ ہم کتنے بے بس ہیں، سب سے زیادہ تکلیف دہ روحانی مصیبت ہے جو ہمیں لاچار کر دے، جس کے سامنے ساری تدبیروں اور کوششوں کے دروازے بند ہو جائیں، جو ہمارے جذبات کو اتنا زیادہ الجھا دے کہ پھر ان کا سلجھنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے۔ شیلا اپنی کرسی پر یوں پڑی تھی جیسے وہ سو گئی ہو۔ نعیم اپنی جگہ سے بے ساختہ اٹھا اور شیلا کی کرسی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کی طرف گردن جھکائے دیکھتا رہا۔ شیلا ساکت پڑی رہی۔ نعیم جلدی سے ہٹ کر اس کی طرف سے منہ موڑ کر آتش دان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ شیلا نے کہا، نہیں نعیم نہیں، تم اور میں اس گتھی کو نہیں سلجھا سکتے۔ میں سمجھتی ہوں کہ مسرت کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی ذاتی محدود خوشی کے تمام امکانات کھو بیٹھیں اور ہمارے دل یوں ویران ہو جائیں کہ ان میں سوا یادوں کے بھوت اور کچھ بھی باقی نہ رہے، تو پھر ہمارے لیے ان کھنڈروں کو چھوڑ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ زندگی تو رواں ہے، زندگی تو ہر وقت نئی نئی صورتوں میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور اب تو اس کا یہی تقاضا ہے کہ ہم زیادہ اونچی سطح پر چلے جائیں اور وہاں سے زیادہ خوشیوں، زیادہ وسیع مسرتوں کی جستجو کریں جو صرف ہماری ذات تک محدود نہ ہو بلکہ جن میں تمام انسانیت شریک ہو۔ لیکن شیلا محسوس کر رہی تھی کہ آج وہ کھنڈر ویران نہیں بلکہ آباد ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک کہانی ہے جو ختم ہو جائے گی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اصلیت کی دنیا دوسری ہے، لیکن اس وقت نعیم، یہ کمرہ، اس کی موجودہ زندگی اسے سطحی اور نقلی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ بس وہی رات اصلی تھی۔ ہم دونوں کھڑکی کے نزدیک جا کر کھڑے ہو گئے، ہیرن اور میں۔ اس نے کمرے کی روشنی بجھا دی۔ باہر کا منظر اور کمرے کی تاریکی اور ہیرن کا میرے بالکل قریب ہونا معلوم ہوتا تھا جیسے مجھ پر نشہ چڑھ گیا ہو۔ ہیرن نے آہستہ سے میری کمر میں ہاتھ ڈال کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں ڈری، لیکن مجھ سے ایک حرف نہیں بولا گیا۔ ہیرن بھی بالکل خاموش رہا۔ میں اس سے کمزوری کے ساتھ ہاتھا پائی کرتی رہی، لیکن وہ وحشیانہ بے خودی کے ساتھ مجھے پیار کرتا رہا۔ بس وہ ایک فقرہ آہستہ سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہتا تھا، میری پیاری، میری جان۔ ان دو ہی لفظوں میں اس وقت کتنے معنی تھے۔ آخرکار ایک مرتبہ میں نے زور لگا کر اپنے کو اس کے پہلو سے چھڑا لیا۔ وہ میری طرف لپکا، لیکن میں دروازہ کھول کمرے کے باہر بھاگ گئی اور سیدھے اپنے کمرے میں جا کر دم لیا، اور وہاں پہنچ کر میں نے رونا شروع کیا۔ باوجود کوشش کے میرے آنسو نہ تھمتے تھے۔ میرے دل، دماغ، جسم سب میں عجیب طرح کی سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ میں سو گئی۔ اس کے پہلے شاید ہی مجھے کبھی اتنی گہری نیند آئی ہو۔ اس کے بعد ہم جیسے ایک جان اور دو قالب ہو گئے۔ یہ اس رنگین کوہستانی علاقے کی خوبصورتی تھی، یا موسم کی لطافت تھی، یا ہم دونوں میں چھپے ہوئے کسی ابدی مسرت کے چشمے تھے جو ابل پڑے تھے۔ میں چاروں طرف اپنے کو ایک عجیب طلسماتی فضا میں گھرا ہوا محسوس کرتی تھی۔ شیلا پھر بولنے لگی، تم نے کبھی پہاڑوں کی سیر کی ہے؟ پیدل، میلوں چڑھائی پر چل کے، صنوبروں، آبشاروں اور گہری وادیوں کے بیچ میں۔ وہ ذرا دیر کے لیے رک گئی۔ نعیم اس کی طرف مڑ کر دیکھنے لگا لیکن کچھ بولا نہیں۔ معلوم ہوتا تھا شیلا خود سے باتیں کر رہی ہے۔ جھیل کے پاس سے ایک پتلی سی سڑک، کوئی 2 گز چوڑی یا اس سے بھی کم،
पहाड़ के ऊपर जाती थी। सनोबर के बड़े बड़े दरख्त उसके दोनों तरफ साया किए हुए थे। धूप दरख्तों की पत्तियों से छन छन कर सड़क पर और किनारे के पहाड़ पर आ रही थी। ये सड़क रफ्ता रफ्ता बुलंद होती जाती थी, यहाँ तक कि उस पर आध घंटे चलने के बाद आदमी उस मौसम में पसीने पसीने हो जाता था। लेकिन वो इतनी बुलंदी पर पहुंच जाता था कि वहां से झील के किनारे टहलने वाले लोग बिल्कुल छोटे छोटे और मकानात घरौंदे मालूम होते थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी और सनोबर की बारीक नोकीली पत्तियों से सरसराहट की नर्म और गहरी आवाज आ रही थी। ऐसी आवाज जिसके असर से पहाड़ों की अजमत, तन्हाई, दुनिया की जिद्दोजहद और कश्मकश से दूरी का एहसास और ज्यादा बढ़ जाता था। ये सड़क पहाड़ के दामन में एक पतली डोर की तरह लिपटी हुई थी। उसके एक तरफ गहरा खड्ड था और दूसरी तरफ पहाड़, जैसे पत्थर की एक अजीमुश्शान दीवार, जिसको देवों ने इस इरादे से बनाना शुरू किया हो कि आसमां तक पहुंचा देंगे। लेकिन उस दीवार में जगह जगह पर गहराइयां, शिगाफ और गार थे। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े उन गहराइयों और छोटे मुसत्ता हिस्सों पर पड़े हुए थे। उन पत्थरों पर सुर्खी माइल काई सी होती, या कभी कभी वो बिल्कुल सपाट होते, बिल्कुल जैसे किसी आदमी की चमकती हुई गंजी खोपड़ी। उनके इधर उधर, कभी उनके अंदर से दो टुकड़ों के दरमियान बड़े दरख्तों की जड़ों के पास छोटे छोटे फूल, नीले, सफेद, गुलाबी रंग के यूं निकले हुए थे जैसे बड़े बुढ़ों के मजमे में कमसिन बच्चों का एक गिरोह कहीं से आ जाए और उनके गाल शर्म की वजह से लाल हो जाएं और उनकी आंखें जमीन पर गड़ जाएं। मुझे खूब याद है, उस वक्त कोई 3 बज रहे होंगे। मैं हिरन के साथ उसी सड़क पर ऊपर की तरफ जा रही थी। हम दोनों जरा झुक झुक कर लंबे लंबे कदम आहिस्ता आहिस्ता उठाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। हर कदम के साथ हम गहरी सांस लेते थे, जिससे मालूम होता था कि हम देर से चल रहे थे। हमारे हाथों में छड़ियां थीं और पांव में बड़े बूट, और हम बिल्कुल खामोशी के साथ चले जा रहे थे। चंद मिनट के बाद हम सड़क के एक खुले हुए हिस्से पर पहुंच गए, जहां खड्ड की तरफ बड़े दरख्त नहीं थे और नीचे की वादी का मंजर दूर तक दिखाई देता था। यहाँ धूप पूरी पड़ रही थी। हम दोनों रुक गए और सड़क के खुले हुए हिस्से की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। हमारी नजरों के सामने अजीब मंजर था। सरसब्ज पहाड़ों में घिरी हुई एक वादी सैकड़ों गज नीचे नजर आती थी, जिसके बीचों बीच में वही झील थी जहां से हम चले थे। सूरज की किरणें अब सिर्फ झील के एक हिस्से पर पड़ रही थी, जो पारे की तरह नीलाहट लिए हुए चमक रहा था। दूसरा हिस्सा, जिस पर साया था, गहरे सियाही माइल नीले रंग का था। झील के एक कोने पर जिधर धूप थी, नहाने वालों का हुजूम नजर आता था, जो इतनी दूर से चूटियों की तरह रेंगते हुए मालूम होते थे। उस जगह बड़ी बड़ी रंग बिरंग की छतरियां जमीन से गड़ी हुई लगी थी। उनके नीचे लोग लेटे हुए धूप खा रहे थे। चंद होटल भी यहाँ से नजर आते थे। उनके कमरे यहाँ से बिल्कुल कबूतरों की काबुक मालूम होते थे। वादी के दूसरी तरफ का पहाड़ अजीब व गरीब था। उसके नीचे का आधा हिस्सा दरख्तों से भरा हुआ था, लेकिन ऊपर पहुंचकर ये दरख्त कम होते जाते थे। उनकी जगह छोटी छोटी झाड़ियां थोड़े थोड़े फासले पर उगी हुई थी और बिल्कुल चोटी के करीब पहुंचकर सिर्फ भूरी चट्टानें रह जाती थी, जिनकी ऊंची नीची कंघी किसी लकीर से सुई की तरह नोकीली चोटियां निकली हुई थी। उस पहाड़ के पीछे जहां तक नजर काम करती थी, कोहिस्तानी इलाका था। कतार अंदर कतार, दूर तक सर्ब फलक चोटियां नजर आ रही थी। उफुक की हद पर पहुंचकर हल्के से नीले गुबार में छुपा हुआ बर्फिस्तान का सिलसिला नजर आता था, जहां धूप की चमक और साया, बर्फ की सफेदी और आसमान की नीलाहट सब एक दूसरे में मिलजुल कर आंखों के सामने रंग, रोशनी और तारीकी, अजमतो बुलंदी की एक ऐसी मुकम्मल तस्वीर खींच रहे थे जिसका बयान करना मुमकिन नहीं। हम दोनों चुप, बगैर कुछ बोले हुए 1 या 2 मिनट तक उस मंजर को देखते रहे। हम पर एक अजीब किस्म की खामोशी छा गई। उन दरख्तों, पत्थरों, पहाड़ों के दरमियान, उस आसमान और उन बादलों के नीचे, उस गहरी तन्हाई में हम पूरी तरह जज्ब हो गए थे। जल्दी करना चाहिए, हिरन ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, वरना देर हो जाएगी। और ये कहकर वो आगे बढ़ा। मैं भी मुड़ी। हाँ, जल्दी करना चाहिए, मैंने आहिस्ता से दोहराया और आगे बढ़ी। उसकी आंखें, मुझे उस हिंदुस्तानी की आंखें सबसे ज्यादा अच्छी मालूम होती थी। उनकी सियाही, उनकी चमकदार सियाही और साथ ही साथ उनकी नरमी। नहीं, मैं सोचती थी कहीं ये कमजोरी तो नहीं, लेकिन जब वो हिंदुस्तान की बातें मुझसे करता था और अपने कामों की जो वो हिंदुस्तान में करेगा, तो उन आंखों की नरमी गायब हो जाती। उसकी आंखों से कभी तो गम झलकता था और कभी आग के शोले निकलने लगते।
हम लंबे लंबे कदम लेते हुए पहाड़ पर चढ़ते जा रहे थे। पत्थर की सड़क पर हमारे बूटों की आवाज सुनाई दे रही थी। यकबारगी मेरा दिल बैठने लगा। हमारे इस इश्क का अंजाम क्या होगा? ये सवाल मेरे जहन में चक्कर लगाने लगा। जैसे बच्चे अंधेरे में भूत से डरते हैं, मुझे डर मालूम होने लगा। कभी ऐसा होता है ना, खुशी का चिराग जैसे यकायक बुझ जाए। हिरन, क्या तुम दरअसल मुझसे मोहब्बत करते हो? हिरन यकबारगी रुककर हंसने लगा और सवाल का जवाब दिए बगैर मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और मुझे सीने से लगा लिया। फिर उसने कहा, हरगिज नहीं, मैं भला किस तरह तुमसे मोहब्बत कर सकता हूँ? हम में कौन सी बात यकसा है? मैं काला, तुम गोरी, मैं हिंदुस्तानी, तुम अंग्रेज, मैं बुत परस्त, तुम ईसाई, और सबसे बढ़कर तो ये कि मेरे दिल में सिर्फ तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी सारी कौम से नफरत भरी हुई है। नफरत, गर्म खौलती हुई नफरत। फिर मेरी जान, तुम खुद इंसाफ करो, कैसे मैं तुमसे मोहब्बत करूं? हम दोनों हंसने लगे और बात जैसे खत्म हो गई। हम चलते रहे। थोड़ी देर बाद हिरन बोला, लेकिन सच, मुझे कभी ये वहमो गुमान भी नहीं होता था कि मैं यूरोप में इस बुरी तरह से इश्क के जाल में फंसूंगा, और अब तो तुम मुझे चारों तरफ नजर आती हो। ये सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई, लेकिन मैंने कहा, ना, ये गलत है। मुझे तुम्हारी बात का यकीन नहीं आता। तुमने अपनी जिंदगी का एक मकसद चुन लिया है। ये मकसद तुम्हें मुझसे भी ज्यादा अजीज है। क्या इस मसले पर कभी हमारी एक राय न होगी? हिरन ने गमगीन लहजे में कहा। तुम बार बार मुझसे क्यों कहलवाना चाहती हो कि इंसानी जिंदगी का दायरा सिर्फ इश्क और मोहब्बत तक महदूद नहीं? क्या इसके अलावा और बहुत से मसाइल और बहुत सी दिलचस्प और गैर दिलचस्प चीजें नहीं हैं जिनसे हम वाबस्ता हैं? उन चीजों को छोड़कर हम एक खलाए महज में रहकर इश्क नहीं कर सकते? जिस तरह जिंदगी के लिए हवा जरूरी है, मेरे ख्याल में उसी तरह तुम्हारी और मेरी मोहब्बत का इन्हिसार कम अज कम मेरे लिए उन मकासद को हासिल करने की कोशिश पर है जिन्हें तुम कहती हो कि मैं तुमसे भी ज्यादा अजीज रखता हूँ। मेरी जान, तुम में और उन मकासद में किसी किस्म का कोई तजाद, कोई झगड़ा नहीं। तुम्हारी मोहब्बत मुझे और ज्यादा दिलेर बना रही है। जिंदगी अब भी मुझे मुश्किल मालूम होती है, लेकिन तुम्हारे साथ होने से ये दुश्वार रास्ता आसानी से कट जाएगा। मैं तुमसे सिर्फ एक वादा कर सकता हूँ, और वो ये है कि जहां तक मेरा बस है, मैं कभी उस रास्ते पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? उसका एक एक लफ्ज मुझे नहीं भूलता। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। मैंने बेखुद होकर जवाब दिया, तुम्हारे साथ मैं हर जगह, हर तरफ जाने के लिए तैयार हूँ। जो कोई भी रास्ता हो, जैसी भी राह हो, अगर तुम मेरे साथ हो, मैं बेधड़क आगे बढ़ती चली जाऊंगी, जैसे इस वक्त। मगर मेरे दिल में मोहब्बत की मुसर्रत एक अजीब किस्म के रंज से मिली हुई थी, जिसकी वजह मेरी समझ में नहीं आती थी। हम दोनों पर फिर खामोशी छा गई। सूरज के सामने बादल का एक टुकड़ा आ गया और धूप छुप गई। उनके दोनों तरफ बुलंद सनोबर के दरख्तों का घना जंगल था। सारी सड़क पर भूरे रंग की नोकीली खुश्क पत्तियां तह बतह लदी हुई थी, जिन पर चलने से पैर फिसलता था। उनमें से खुशबू आ रही थी। बादल आ जाने से वहां अंधेरा भी था। हम एक मोड़ के करीब पहुंचे थे कि एक बुढ़ा स्विस गाइड हमारी तरफ आता हुआ नजर आया। वो सब्ज रंग की छोटी सी टोपी पहने था। उसके चेहरे का रंग उस किस्म के गहरे सियाही माइल सुर्ख रंग का था जो खुली हवा, तूफान और धूप में जिंदगी बसर करने वालों का होता है। उसके गालों और माथे पर लकीरें गहरी गहरी सियाह खाइयों की तरह थीं, लेकिन बावजूद इसके वो बुढ़ा ताकतवर मालूम होता था। उसकी पीठ पर पहाड़ पर चढ़ने वाली रस्सी और एक गठरी लदी हुई थी, और उसके हाथ में कोई 1.25 गज लंबा एक डंडा था, जिसके दोनों किनारों पर लोहे की मोटी कीलें लगी हुई थीं, नीचे की तरफ सीधी और ऊपर आड़ी। करीब पहुंचकर बुढ़े ने हमारी तरफ मुस्कुराकर देखा और सलाम किया। गुड मॉर्निंग, उसने कहा स्विस जर्मन लहजे में। गुड डे, हमने एक साथ जवाब दिया। फिर बुढ़ा गाइड जरा देर के लिए रुक गया और उसने कहा, आप लोग जाइलर जा रहे हैं? जल्दी कीजिए वरना तूफान में फंस जाइएगा। आसमान का रंग मुझे अच्छा नहीं मालूम होता। हम भी रुक गए। हिरन ने टूटी फूटी जर्मन में गाइड से पूछा, यहाँ से जाइलर पहुंचने में हमें कितनी देर लगेगी? कोई 2 घंटे, अगर आप लोग तेजी से जाएं। रास्ते भर बिल्कुल पनाह की कोई जगह नहीं। अगर बारिश होने लगी तो उससे बचाव मुमकिन नहीं। हम और तेज चलने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इन बातों से आगाह कर दिया, मैंने कहा। हमने गाइड को खुदा हाफिज कहा और फिर चढ़ाई पर तेजी के साथ कदम बढ़ाना शुरू किए। काश कि मैं स्विट्जरलैंड में गाइड होता, हिरन ने ठंडी सांस भरकर कहा।
क्यों? मैंने फौरन पूछा। कुदरत की अंधी ताकतों के इस कदर करीब होना, तूफान, बारिश, बर्फ, तेज हवाएं, सर्दी, इन सब का मिजाज समझना और इनसे लड़ना, इन पर काबू पाना इंसानी जिंदगी का इससे बढ़कर और क्या मुद्दा हो सकता है। लेकिन इन ताकतों को कब्जे में लाने की यही तो एक सूरत नहीं कि आदमी पहाड़ों में सारी जिंदगी बसर करे। हरगिज नहीं। साइंसदां तो अपनी कोठरियों में बैठकर भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन मेरी तबीयत उस तरफ माइल नहीं। मैं तो चाहता हूं कि तूफानी हवाओं के थपेड़े खाऊं और पहाड़ों की वादियों में दौड़ती हुई हवाओं की चीख सुनूं, लंबे लंबे दरख्तों का बदमस्त शराबियों की तरह झूमना और पत्तियों का बेबसी से तालियां बजाना, मुझे ये सब भी पसंद है। लेकिन तुम मुझे इन सब से ज्यादा पसंद हो। मैंने हंसकर कहा, तो फिर आप गाइड क्यों नहीं बन जाते? ये तो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं। शायद इसी वजह से कि ये मुश्किल नहीं, मेरे गाइड बनने का वक्त अभी नहीं आया है। अभी तक तो इंसान खुद अपने रोजमर्रा के कारोबार में अंधी ताकतों का शिकार बना हुआ है। अभी तो हमें इन इंसानी ताकतों से लड़ाई लड़ना है। इसके जीतने के बाद फिर हमें पूरी फुर्सत मिलेगी कि हम कुदरत की अंधी ताकतों से अपनी अपनी सलाहियत और पसंद के मुताबिक दस्तो गरेबान हूं। मैं उसे छेड़ती जाती। मैंने कहा, आप तो यूं बातें करते हैं जिससे मालूम होता है कि बनी नौ इंसान की सारी मुश्किलों और तकलीफों का बार आप ही के कंधों पर लदा हुआ है। उसने तेजी से जवाब दिया, नहीं, मगर मेरे कांधे पर उन मसाइब का एक हिस्सा तो जरूर है। मैं तो सिर्फ उसी को हल्का करने की कोशिश करना चाहता हूँ। अगर हम सबको इसका एहसास हो जाए तो आधी से ज्यादा लड़ाई यूं ही फतह हो जाएगी। लेकिन इस वक्त उसे भुला दो। इस वक्त बस मैं तुमको और सिर्फ तुमको याद रखना चाहता हूँ। हम यूं ही बातें करते हुए पहाड़ पर चढ़ते चले जा रहे थे। जूं जूं हम आगे बढ़ते थे, सड़क पतली होती जाती थी। कहीं कहीं तो दो आदमी बमुश्किल एक साथ गुजर सकते थे। चढ़ाई सख्त थी। रास्ते पर पत्थर के टुकड़े बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। बास जगह बड़ी बड़ी चट्टानें ऊपर से यूं निकली हुई थीं कि रास्ते पर आधी छत सी बन गई थी। बावजूद कोशिश के हमारे कदम चढ़ाई और ऊंचाई की वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे और मेरा दिल भारी था, एक बोझ से जो मालूम होता था। इस तरह इश्क से मिला हुआ है जैसे हवा में बादल, एक को दूसरे से जुदा करना मुश्किल था। वो दिन आज कितना दूर मालूम होता है। सब कुछ था, लेकिन मैं रह रह कर महसूस करती थी कि मेरी खुशी पहले किसी नहीं थी। मेरे दिल में बार बार सवाल उठता था, क्या उसमें कमी होना शुरू हो गई? और मैं खुद ही जवाब दे लेती, नहीं, हरगिज नहीं। फिर आखिर क्या बात थी? मैं बार बार सोचती थी कि आखिर इस बेइंतहा मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। हिरन मुझे अपने साथ हिंदुस्तान ले जाना चाहता है। अगर किसी वजह से ये मुमकिन न हुआ तब? हिरन गरीब है, उसे रुपए कमाने होंगे। बगैर उसके हम कैसे हिंदुस्तान में एक साथ रह सकते हैं? और मैं भी गरीब हूँ। मैं अपने दिल में कहती, काश कि मेरे पास बहुत सी दौलत होती। फिर ख्याल आता कि मुझे अपने बेबहा इश्क पर एतमाद नहीं, मुझे हिरन पर भरोसा नहीं। या खुदा, मैं किस कदर शक्की तबीयत की हूँ। वो जिसके लिए मैं अपनी जान सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, कैसे मेरे दिल में उसकी तरफ से शुबहा पैदा हुआ। मुझे इस लड़के से मोहब्बत है, मुझे इस लड़के से बहुत मोहब्बत है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती थी। मेरा दिमाग उस वक्त बिल्कुल नहीं काम करता। नहीं, कभी तुमको पहाड़ों की अजीमुशान खामोशी का एहसास हुआ है? उसमें अजीब दिलकश हैबत होती है। उस वक्त वहां कितनी खामोशी, सन्नाटा, सिर्फ हमारे चलने की आवाज, खटपट, चरमर, पत्थर के रोड़ों पर। हवा भी बंद हो गई और बादल घिरते चले आते। मैंने हिरन की तरफ देखकर कहा, हिरन, क्या है शीला, मुझसे बातें करो, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ। उसने मेरी तरफ मोहब्बत भरी एक नजर डाली और मेरे हाथ में हाथ डालकर कहा, जिस चीज के बारे में तुम हुक्म दो मैं तुमसे उसी की बातें करूं, जो तुम्हारा जी चाहे। अच्छा, हिंदुस्तान, अपने मुल्क की बातें करो, मैंने उससे कहा। हिरन मुझसे अक्सर हिंदुस्तान की सोशल और सियासी बातों के बारे में बातचीत कर चुका था। वो कहने लगा, मैं तुमसे उस मुल्क के बारे में क्या कहूँ। हमारे यहाँ दुनिया की हर अच्छाई और दुनिया की हर बुराई इंतहा तक पहुंच गई है। नहीं, मैंने गलत कहा। मुझे ये कहना चाहिए कि हिंदुस्तान में दुनिया की तमाम खूबियां अपनी हद तक पहुंचाई जा सकती हैं, लेकिन बुराइयां अपनी हद तक अभी से पहुंच गईं। तुमने बाज लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हिंदुस्तान में रूहानियत का बहुत जोर है। ये बिल्कुल झूठ है। रूहानियत के दो मानी हो सकते हैं। एक तो मादियत के बरखिलाफ, यानी मादी चीजों की परवाह न करना, दीनदारी, खुदा परस्ती, आखिरत की बातों को दुनियावी चीजों पर तरजीह देना। और दूसरे मानी रूहानियत के क्या हैं? मैंने पूछा।
दूसरे मानी रूहानियत के ये हो सकते हैं कि इसी दुनियावी जिंदगी में लालच, हवस, दूसरों पर जबरो जुल्म करने की ताकत, जहालत, बदअक्ली, बददयानती को कम करना और जिंदगी के उन सोए हुए नगमों को जगाना जिनके सुनने के लिए हमें एक बड़ा दिल, एक बेदार दिमाग और एक तंदुरुस्त जिस्म चाहिए। रूहानियत की दोनों किस्में हमारे यहाँ बिल्कुल मफकूद हैं। मैंने उसे छेड़ने के लिए कहा, आप तो बड़े मादियत परस्त बनते थे, आज रूहानियत का क्यों आप पर दौरा है? मैं तो मादियत परस्त हूँ, लेकिन वो इसीलिए कि इंसान की जहनी और रूहानी तरक्की को मुमकिन करने में मदद दूं। आज जो लोग रूहानियत का नाम लेते हैं, उनको इस चीज से कहीं दूर का भी ताल्लुक नहीं। रूहानियत है क्या? तहजीब में डूबा हुआ दिमाग। हिरन कहने लगा, तुम अखबारों में पढ़ती होगी कि हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान और सिख एक दूसरे से लड़ते रहते हैं मजहबी सवालात की बिना पर, लेकिन इसके क्या ये मानी है कि उनमें रूहानियत या मजहबियत भरी हुई है? बिल्कुल नहीं। चंद मजहबी लीडर जो भूल कर भी खुदा को याद नहीं करते, गवर्नमेंट में रुतबे हासिल करने के लिए जिसमें सिर्फ उनका जाती फायदा है, जरा जरा सी बातों पर बेकसूर गरीब लोगों को मजहब का नाम लेकर आपस में लड़वा देते हैं। मजहब और रूहानियत का इससे कोई वास्ता नहीं। रह गई दूसरी किस्म की रूहानियत, जो कौम गुलाम हो, जिसमें 80% इंसानों को पेट भर खाना न मिलता हो, जिसमें मरज, वबा, बीमारी इस कदर फैली हो कि सारे मुल्क में मुश्किल से तंदुरुस्त इंसान नजर आते हों, जहां इल्म गिनती के लोगों तक महदूद हो, जहां बच्चे तक कुम्हलाए हुए फूलों की तरह हो, जहां अक्सर लोगों के चेहरों पर भूख, फाका, गुर्बत, मुसीबत लिखी हुई हो और बाकियों के चेहरों से सुस्ती, हिमाकत, जहालत और एक मकरूह किस्म की खुशहाली नजर आती हो, वहां जिंदगी के इन रंगीन तोहफों को तलाश करना सरासर हिमाकत है। तुम मुबालगा कर रहे हो। यकीनन इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जिन्हें इन बातों का एहसास है और जो तब्दीलियां करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा। हिरन हंसा। उसने कहा, हाँ, शायद तुम्हें इसलिए यह मुबालगा मालूम होता है कि तुम मुझे इनमें से किसी दर्जे में नहीं रख सकती। एक तीसरी किस्म हमारे यहाँ और है, बातें करने वालों की। ये लोग समझदार हैं। दुनिया का कोई मसला ऐसा नहीं जिसकी तह तक वो न पहुंच सके। उनमें अच्छाई और बुराई में तमीज करने का मादा है। ये हर चीज की असलियत, हर बात की वजह समझते हैं, लेकिन बस यहाँ तक पहुंचकर वो आगे बढ़ने से माजूर हैं। उनमें जिंदगी को समझने का मादा है, लेकिन उसको तब्दील करने का मादा नहीं। उन्होंने अपने को हिंदुस्तान के करोड़ों मेहनत कशों की हयात बख्शने वाली इनकलाबी जिद्दोजहद से पेवस्त नहीं किया है। इन लोगों की हालत सबसे ज्यादा अफसोसनाक है। बुजदिली, आराम पसंदी, सुस्ती, जहनी इंतशार के शिकार होकर आखिर ये लोग भी अपाहिजों और नाकारों के गिरोह में मिल जाते हैं। तुम पर आज नाउम्मीदी गालिब मालूम होती है जब ही इस तरह से बातें कर रहे हो। मैंने कहा। यूं ही बातें करते करते हम अपनी मंजिल मकसूद जाइलर तक पहुंच गए। उस जगह सिर्फ एक छोटा सा 6-7 कमरों का होटल था, एक बुलंद पहाड़ के ऊपर। उस होटल के सामने की तरफ जिधर वो रास्ता था जिस पर चलकर हम यहाँ तक पहुंचे थे, कोई 8-10 गज लंबा और 3-4 गज चौड़ा बरामदा था जो 3 तरफ से शीशों से बंद था। 6 बजने के करीब थे। चारों तरफ काले काले बादल छाए जा रहे थे और अंधेरा बढ़ता जाता था, लेकिन बावजूद इसके ये मकाम इतना खूबसूरत था कि 3-3.25 घंटे की सख्त चढ़ाई की मशक्कत यहाँ पहुंचकर भूल जाती थी। एक हौज की तरह की वादी जिसकी तह पर सब्ज मर्गजार, उसके बीचों बीच में एक तेजी से बहता हुआ छोटा सा दरिया, चारों तरफ के पहाड़ उस बुलंदी से ज्यादा ऊंचे नहीं मालूम होते थे। उनकी चोटियों पर बर्फ जमी हुई, उनके दामनों पर जिस तरफ भी नजर उठती थी उधर ही से जोरों शोर के साथ बुलंदी से गिरते हुए आबशार थे, जिनकी आवाज तमाम वादी में गूंज रही थी। बीच वाला आबशार सब में बड़ा था। वो कोई 30-40 गज की बुलंदी से नीचे गिरता था। उसके बाद उसका पानी चट्टानों से टकराता हुआ नीचे आकर एक पुरजोश सा दरिया बन जाता था और वहां से बहता हुआ वादियों में गायब हो जाता था। हम उस वक्त अकेले ही होटल में थे। हम एक मेज के पास, जहां से बाहर का मंजर अच्छी तरह दिखाई देता था, जाकर बैठ गए। उतनी दूर पैदल चलने के बाद हमें भूख मालूम हो रही थी। होटल की खादमा, एक मोटी सी नौजवान देहाती स्विस लड़की, हमारे लिए चाय और रोटी, मक्खन, मुरब्बा ले आई और हमने खाना पीना शुरू किया। इतने में बारिश होने लगी और बाहर तारीकी बढ़ गई। आज हम यहीं रुक जाएं तो बेहतर है, हिरन ने कहा। इस वक्त बारिश में वापस जाना नामुमकिन है, लेकिन आखिर मैं तुमसे क्यों ये सब बयान कर रही हूँ? मुझे हो क्या गया है? मेरी जबान रुकती ही नहीं। नईम, मुझे एक सिगरेट दो। नईम ने बढ़कर उसे सिगरेट दिया और वो उसे पीने लगी।
उसके चेहरे के इर्द गिर्द नीले धुएं का नकाब छा गया। वो फिर जैसे अपने ख्यालात में डूब गई। नईम ने कहा, शीला, क्या हमारी मजबूरी का कुछ इलाज भी है? यह भी कितना तकलीफ दे इत्तेफाक है कि हम दोनों जज्बात के इस तूफानी समुंदर में बेबसी के साथ बादबां कश्तियों की तरह थपेड़े खा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की कोई मदद नहीं कर सकते। बेचारी शीला। लेकिन शीला कुर्सी पर जैसे सो गई थी। उसे वो जाइलर वाली तूफानी रात याद आ रही थी, वो मोहब्बत और गम की रात, जब सोते सोते उसकी आंख खुल गई थी और उसने धीमी कमजोर आवाज में हीरन, मेरे प्यारे हीरन कहकर उसे जगा दिया था। क्यों, क्या बात है? उसने चौंक कर पूछा। मुझे अपने सीने से चिमटा लो, दबाकर, मुझे डर मालूम होता है, उसने कहा था। हिरन ने उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया था और उसके लबों और आंखों का बार बार बोसा लिया। मेरी प्यारी, मेरी सबसे प्यारी शीला। फिर उसने सर उठाकर शीला के चेहरे पर नजर डाली। उसके बाल तकिए पर उसके माथे पर बिखरे हुए थे। हिरन ने उन्हें उठाया था और उसकी नर्म जुल्फों में अपनी उंगलियों से आहिस्ता आहिस्ता कंघी करने लगा था। अंधेरे में उसके चेहरे का सिर्फ खाका दिखाई देता था। उसकी आंखों और भवों की सियाही, उसकी नाक, उसके दोनों लबों की उभरी हुई लकीर। शीला, डर किस बात का? उसने पूछा। मालूम नहीं, यहाँ इतना सन्नाटा है और इन आबशारों के बहने की मुसलसल आवाज से मेरी आंख खुल गई। मुझे नींद नहीं आती। हिरन, हमारी मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? हमारी मोहब्बत का अंजाम? वो जरा देर चुप रहा। फिर उसने कहा, सुनो शीला, मेरी जान, आज दिन को जब मैं तुमसे अपने वतन की बातें कर रहा था, तो मैंने सिर्फ वहां की तल्ख हकीकतों का जिक्र किया था। तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। वहां बहुत सी अच्छी चीजें भी हैं। शाम के वक्त जब बरसात में सूरज डूबता है और आसमान पर आग लग जाती है, और जब चांदनी निकलती है और हमारे मुल्क के हरे भरे खेतों और सरसब्ज मैदानों के बीच से गुजरते हुए दरिया पिघले हुए चांदी की एक थर्राती हुई दरख्शां लकीर बन जाते हैं, और उस मुल्क के करोड़ों मेहनत करने वाले इंसान जो अपनी गरीबी और गुलामी की जंजीरों को तोड़ देना चाहते हैं, ये सब बेशबहा हैं। इस तस्वीर में जिसकी खूबसूरती में इतना सोजो गुदास भरा हुआ है, मैं भी किसी तरह खप जाना चाहता हूँ। इस बात की ख्वाहिश, इसकी कोशिश, यही मेरे लिए हयात है, यही जिंदा रहना है। हमारे लिए जिंदगी की और कोई दूसरी सूरत नहीं। दूसरे रास्ते हमें रूहानी मौत के खुश्क रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ देते हैं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। दोनों साथ साथ जिंदगी इस रास्ते पर चलेंगे जो सहल नहीं, लेकिन फिर भी उन लताफतों से लबरेज है जो सिर्फ जिंदगानी की जिद्दोजहद का इनाम है। मेरी जान, हमारा इश्क खुद उन्हीं लताफतों का नमूना होना चाहिए, और अगर ऐसा ना होगा तो वो उस चराग की तरह होगा जो तेल खत्म हो जाने के बाद गुल हो जाता है और जिस पर रात का अंधेरा गालिब आ जाता है। लेकिन शीला, हम उसे गुल न होने देंगे। हम अपनी बाहम कोशिशों के पसीने से उस चराग को जलता रखेंगे, और अगर जमाने के बेरहम हाथ ने हमें एक दूसरे के पहलू से जुदा कर दिया, अगर नस्ल, कौम, मुल्क और मिल्लत के खुदा ने हमें बेदर्दी के साथ एक दूसरे का हाथ बटाने से रोका और गुर्बत और फासले की जंजीरें हमारे पैरों की बेड़ियां बन गई, तब फिर हम क्या करेंगे? लड़की ने कहा था। शीला, मुझे डराओ मत। मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं। हर मुमकिन के करीब नामुमकिन की भयानक शक्ल मंडलाया करती है। अगर हम उसको अपने जहन में जगह दें तो मौजूदा और आने वाली दोनों जिंदगी बदमजा, नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। हिरन, मेरे कीमती हिरन, मेरी जान। उसकी आवाज भर्राई हुई थी और उसकी आंखों के गोशों से आंसू के दो कतरे आहिस्ता से उसके गालों पर ढलक आए थे। मुझे माफ करो, मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, सिवाय इसके कि मैं तुमसे बहुत 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 मोहब्बत करती हूँ। और शीला, मैं भी तुमसे बहुत 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 मोहब्बत करता हूँ, हिरन ने आहिस्ता से कहा। उन्होंने एक दूसरे को यूं गले से लगा लिया कि उस वक्त सारे जहान की जिद्दोजहद, दवा दोष, जंगो पैकार में सिर्फ एक आवाज उनके कानों में आ रही थी, एक दूसरे के दिल के धड़कने की आवाज। शीला का सिगरेट खत्म हो गया। उसने उसे आतिशदान में फेंक दिया और वो कुर्सी से खड़ी हो गई। नईम, उसे हिंदुस्तान गए हुए 1.5 बरस हो गए और मेरे पास 6 महीने से उसके खत भी नहीं आते। मेरे खतों का जवाब नहीं आता। वो बंगाल का रहने वाला था और वहां आजादी पसंद नौजवान ज्यादा देर तक आजाद नहीं रह सकते। मेरा दिल डरता है, कहीं वो गिरफ्तार तो नहीं हो गया। नहीं, लेकिन मेरा हिरन कभी मुजरिम नहीं हो सकता, शीला ने जोर से कहा। नईम ने कहा, हिंदुस्तान में कैद होने के लिए मुजरिम होना जरूरी नहीं।
آزادی کی خواہش اس کے لیے کافی ہے، لیکن شیلا نا امید مت ہو، جب وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ضرور تمہیں خط لکھے گا، کوئی ایسی ہی بات ہوگی جس سے وہ مجبور ہو گیا ہوگا۔ شیلا کے لبوں پر ایک غمگین سی مسکراہٹ آئی۔ تمہاری دلجوئی کا شکریہ۔ وہ کھڑکی کی طرف گئی اور وہاں سے باہر دیکھا۔ آسمان کے کونے سے تاریکی کے پردوں کو پھاڑ کر روشنی جھانک رہی تھی۔ اوفو، صبح ہو گئی۔ معاف کرنا میں اتنی دیر بیٹھی باتیں کیا کی، لیکن نعیم میں مجبور تھی، تم سمجھتے ہو نا۔ اچھا اب میں جاتی ہوں۔ اس نے اپنا کوٹ اور ٹوپی جلدی سے پہنا اور نعیم سے ہاتھ ملا کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ نعیم بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کیا پھر کبھی ہم ملیں گے؟ نعیم نے پوچھا۔ معلوم نہیں، خدا حافظ نعیم، یہ کہہ کر لڑکی آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ نعیم چپ چاپ اپنی آرام کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور بڑی دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا۔ آگ بالکل بجھ گئی، کمرے میں ٹھنڈک بڑھ گئی، صبح کی پھیکی روشنی چور کی طرح کھڑکی کے راستے دبے قدم اندر آنے لگی۔